Hello students, welcome to Shri Physics and Biology classes. I am Abhishek Sharma, Faculty of Physics. Today I am starting the lecture series for class 11th. 10th के बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, अभी रिजल्ट का तो वेट है, बट आई होप आप सभी क्लियर करेंगे, अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे। तो रेस्ट कर रहे थे 10th के बच्चे, इसलिए मैंने भी अभी 12th की वीडियो ज़्यादा स्टार्ट की थी, 11th के स्टार्ट नहीं की थी कि 10th के बच्चे थोड़ा रेस्ट कर लें। लेकिन अब रेस्ट करते करते काफ़ी दिन हो गया होगा, आप भी बोर हो गए होंगे, तो स्टडी स्टार्ट करते हैं। हम फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। ये आपके फिजिक्स का बेसिक है, इसमें इंट्रोडक्शन है, फिजिक्स के बारे में सब कुछ बताया है कि क्या स्कोप है। आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा सा कभी कभी ये बोरिंग हो जाता है चैप्टर, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें सब डिस्कस हो जाता है जो आप 11th से लेके 12th में, इवन जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो अभी आपने इतना पढ़ा नहीं है फिजिक्स में, आपने 9th-10th में बेसिक पढ़ा है, तो इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं। तो बच्चा थोड़ा डाउट में रहता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो मैं एक इसी वीडियो में पूरे चैप्टर को समराइज़ करके लाया हूँ आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को पढ़ लेंगे, मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी बुक में देखने की, ज़्यादा आपको बुक में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्योंकि पहले तो इसमें एग्जाम में आने के चांसेस लगभग ज़ीरो होते थे, कई स्कूल्स में तो इसे कराया नहीं जाता इस चैप्टर को। लेकिन क्योंकि अब आपके सिलेबस में या क्वेश्चन पैटर्न में एमसीक्यू क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, तो अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो वो क्वेश्चंस भी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो आप स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए बेसिक बात से स्टार्ट करते हैं, साइंस। हम साइंस पढ़ रहे हैं। व्हाट इज साइंस? बायोलॉजी में भी आपको बताया गया होगा, केमिस्ट्री में बताया गया होगा। साइंस क्या होता है? साइंस इज अ नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली। अगर देखिए, नॉलेज आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री में क्या है, आप फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, जो हो चुका है वो आप पढ़ रहे हैं। लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हम पढ़ते हैं साइंस में। ऑब्जर्वेशंस, फिजिकल, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट का नेचर, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो क्या प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, वो सब हम पढ़ते हैं साइंस के अंदर। कैसे, साइंस का जो एक पैटर्न होता है कि आप सिस्टमेटिकली कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। सबसे पहले जैसे हम फिजिक्स, न्यूटन का एक फेमस एक्सपेरिमेंट सबको पता है कि उसने देखा सेब गिरा, उसके सिर पर सेब गिरा, उसे लगा कि ये नीचे क्यों गिर रहा है। फिर उसने वहां से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया, उसका इन्वेंशन किया या उसकी डिस्कवरी की, हम ये कह सकते हैं। तो ये साइंस का एक पैटर्न होता है कि वो अब पहले कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं उसके बारे में, फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके रिजल्ट्स आते हैं, वो वेरीफाई किए जाते हैं। तो एक पूरा सिस्टमेटिक पैटर्न होता है। तो उसके थ्रू जो हम नॉलेज गेन करते हैं, दैट इज साइंस। साइंस का बेसिक है कि ये जो वर्ड आया था वो लैटिन वर्ड साइंटिया से आया था, SCIENTIA, जिसका मीनिंग होता है टू नो, जानना। लोगों को क्यूरियोसिटी रहती थी एंशिएंट काल से ही कि नई नई चीजों के बारे में जानने की। अब साइंस में हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो व्हाट इज फिजिक्स? क्वेश्चन ये उठता है। फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है। हिंदी में भी इसका आप मतलब पढ़ेंगे तो भौतिक है। तो भौतिक मतलब नेचर। ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है, जिसका मीनिंग होता है नेचर। तो नेचर की जिस साइंस में हम स्टडी करते हैं, दैट इज फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर इज फिजिक्स। नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। क्यों तारे टिमटिमाते हैं, क्यों आसमान का रंग नीला है, सुबह को उठते हुए सूरज लाल क्यों होता है, दिन में सफ़ेद क्यों होता है, फिर शाम को लाल क्यों होता है, या सनराइज एडवांस डिलेड सनसेट, इनका क्या रीज़न है। ये सब हम जो पढ़ते हैं वो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। सो दिस इज द बेसिक ऑफ ऑल साइंसेस। फिजिक्स को कह सकते हैं आप, ये बेसिक है सब साइंसेस का, ठीक है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज टू डिलीवर फिजिक्स। मैथमेटिक्स का फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, वर्ड सेंटेंस भी मैंने लिखा है दैट इट इज द लैंग्वेज टू डिलीवर फिजिक्स। फिजिक्स में क्या हो रहा है, क्या आपको बताना है, वो आपको मैथमेटिक्स से
बताते हैं। ब्रैकेट में लिखा है मैंने, मैथ्स इज द टूल बॉक्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का टूल बॉक्स है। अगर आप फिजिक्स को एक पेंट माने तो उसमें जो टूल्स हैं वो सब मैथ्स के हैं। आपको मैथ्स के बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे थ्योरम्स का यूज फिजिक्स में करना पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स ऑप्ट किया है उनके लिए तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंटली ईजी हो जाता है, लेकिन पढ़ना तो बायो वालों को भी है। जिन्होंने बायो स्ट्रीम ली है उनको भी पढ़ना है, क्योंकि नीट एग्जाम में भी फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन नीट एग्जाम के लिए एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि बायो और केमिस्ट्री तो सब करते हैं, नीट क्लियर वो करते हैं जो फिजिक्स करते हैं। तो अगर आप नीट के एस्पिरेंट्स हैं, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको फिजिक्स को स्टार्टिंग से, बेसिक से बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो भी थ्योरम्स की, जो भी फॉर्मूलेज की जहाँ पर नीड होगी वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा आराम से, इजी, जिससे मैथ्स वाले बच्चे भी कर पाए और बायो वाले बच्चे भी कर पाए। ठीक है, तो जैसे जेई करना है, इंजीनियर बनना है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स। इवन आपको मेडिकल में जाना है तो उसके लिए भी फिजिक्स ये बेस है। लॉज आर यूनिवर्सल, कॉन्सेप्ट्स आर एवर डायनेमिक। जो फिजिक्स में लॉज बनते हैं भाई, पहले फैक्ट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर वो एक सर्टेन बन जाता है कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़ के आए ना 9th क्लास में कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो एक लॉ बन गया, दैट इज यूनिवर्सल। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एवर डायनेमिक होते हैं। कॉन्सेप्ट फिजिक्स के एवर डायनेमिक होते हैं, मतलब वो चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ, जैसे जैसे डिस्कवरीज होती रहती है, नई नई इन्वेंशंस होती रहती हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट है, फिजिक्स जो वर्क करता है वो दो बेसिक प्रिंसिपल पर वर्क करता है, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। तो इन्हें थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। यूनिफिकेशन का मतलब होता है अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिनोमेना इन फ्यू कॉन्सेप्ट और लॉज। मतलब बहुत सारे, देखिए यूनिफिकेशन का एक सिंपल सा मतलब है एक करना। हम ये नहीं चाहते हैं फिजिक्स में या साइंस में भी कि हमारे पास बहुत सारे लॉज हो, हमें बहुत सारी लॉज पढ़ने पड़े। हम ये चाहते हैं कि सारे जितने फिनोमेनाज हैं, जितने फिनोमेनाज अर्थ में, यूनिवर्स में हो रहे हैं, हम उन सबको किसी एक लॉ से ही प्रूफ कर दें, एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो ये कोशिश की जाती है। तो जो पहले से लॉ बने हुए हैं, कोई अगर नया फिनोमेना आता है तो कोशिश करी जाती है कि जो पहले से लॉ एस्टेब्लिश्ड हैं उन्हीं से उसे एक्सप्लेन कर दिया जाए। जैसे मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताता हूं। न्यूटन ने देखा कि सेब गिर रहा है उसके ऊपर, यानी फॉलिंग ऑफ एप्पल। प्लैनेट्स की मोशन, प्लैनेट्स के सन के अराउंड मोशन, और सैटेलाइट्स की प्लैनेट्स के अराउंड मोशन। क्या आपने 9th क्लास में ये नहीं पढ़ा? ये तीनों ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी से इन तीनों को एक्सप्लेन किया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दैट ईच मास अट्रैक्ट्स एनी अदर मास विद अ फोर्स that is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? F is equal to g m1 m2 upon r square। तो सबने आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा होगा। तो जो इस एक लॉ से आपने कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे फिनोमेनास को एक्सप्लेन किया। तो यही कोशिश की जाती है, दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन, अलग अलग फिनोमेनास को किसी एक लॉ से एक्सप्लेन करना। सेकेंड इज रिडक्शनिज्म। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। इसका मतलब होता है अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन बिगर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम इट्स स्मॉलर पार्ट्स या सिंपलर पार्ट्स। एक बड़े पार्ट्स की स्टडी एक छोटे छोटे उसके मॉलिक्यूल से, जैसे किसी एक, अगर आपको किसी एलिमेंट की स्टडी करनी है तो आप उसके एक एटम से कर सकते हैं। दिस इज रिडक्शनिज्म। एक एटम से आपने उसकी स्टडी कर ली। साइंस के या फिजिक्स के हिसाब से पढ़े, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पहले काइनेटिक थ्योरी और टेम्परेचर वगैरह पढ़े जाते थे, वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़े जाते थे। फिर यही सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आने के बाद उसमें पढ़ी गई। ये सब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, कुछ 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस क्या क्या हैं, या ब्रांचेस भी ना कहूं मैं तो पहले केवल ये कहता हूं कि फिजिक्स को आप दो तरह से, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लार्जली अगर आप डिवाइड करें तो ये फिजिक्स है, और जो 1900 से पहले की फिजिक्स है उसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और जो 1900 के बाद की फिजिक्स है उसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन। न्यूटन ने जितना फिजिक्स के में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए थे वो सब क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। न्यूटन की फिजिक्स
क्लासिकल फिजिक्स है जो 1700 में न्यूटन हुए थे, उन्होंने उस टाइम पर जितने अपने बुक्स में जितने अपने प्रिंसिपल्स को दिया था वो सब हम क्लासिकल फिजिक्स के अंडर पढ़ते हैं। उसके बाद 1900 में आइंस्टीन ने जो रिलेटिविटी थ्योरी दी, और उसके बाद जो बहुत सारे प्लांक, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी है कह सकते हैं, और उसके बाद की जितनी स्टडी है वो मॉडर्न फिजिक्स में आती है। तो अप टू 900 हमारे पास फिजिक्स की मेनली 4 ब्रांचेस थी, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ पार्टिकल्स, ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, या उनकी मोशन और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ये स्टडी है। थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर, हीट, इन सब की स्टडी की जाती थी थर्मोडायनामिक्स में। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म। पहले ये भी अलग अलग था, इलेक्ट्रिसिटी अलग था, मैग्नेटिज्म अलग था। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसने ये प्रूफ कर दिया था कि मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है, और फिर हमने उसी में बाद में पढ़ा था कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सकती है। तो बाद में ये क्लियर हो गया था कि जो मैग्नेटिज्म है उसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, दिस इज द टोटली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दोनों को मिला के एक नई ब्रांच फिजिक्स की बना दी गई थी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें हम उसे डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स होता है लाइट, स्टडी ऑफ लाइट, लाइट के नेचर्स की स्टडी। इसमें रे ऑप्टिक्स भी आता है, वेव ऑप्टिक्स भी आता है। फिर बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, जो 1900 के बाद की फिजिक्स है, यानी जो आइंस्टीन की फिजिक्स है। इसमें मेन है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स की ही सब ब्रांचेस हैं। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, यानी मॉलिक्यूल्स, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूक्लियस, इनकी जिसमें स्टडी करी जा रही है वो क्वांटम फिजिक्स है। अब जो जितने भी क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स के द्वारा एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी वो दैट इज गोइंग ऑन इन द साइंटिस्ट मेथड, वो अभी साइंटिफिक वे में चल रहा है, अभी वो हमारे स्टडी के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत काम के हैं, जो 11th क्लास में आपको बेसिकली पढ़ना है। 11th क्लास में मैकेनिक्स का बहुत पोर्शन है, थर्मोडायनेमिक्स है, और यही है मेन। आपको इन दो में से ही आपको 80% कवर करना है। इन दो में से आपको 12th का 60-70% कवर करना है, और 12th में आपको मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़नी है, थोड़ी सी बेसिक उसका पढ़ना है, एटम्स, न्यूक्लियस और सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है, तो ये फिजिक्स का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हुआ। अब बात करते हैं, जो अभी मैं बात कर ही रहा था, मैक्रोस्कोपिक, मेसोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है फाइनाइट साइज, या कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। आप प्लैनेट्स की मोशन पढ़ रहे हैं, सैटेलाइट्स की मोशन पढ़ रहे हैं, तो वो सब आता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। माइक्रोस्कोपिक, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूक्लियस, बहुत छोटी रेंजेस हैं, 10⁻⁻14 मीटर। तो ये बहुत छोटी छोटी रेंजेस जो जिसमें आप पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। और इन दोनों के बीच में जो ना बहुत छोटा है और ना बहुत बड़ा है वो आता है मेसोस्कोपिक में। ठीक है, तो मेसोस्कोपिक कई बार ज्यादा पूछा जाता है। माइक्रो भी पता होता है बच्चों को, मैक्रो भी पता होता है, मेसो में कंफ्यूज होते हैं। ये इनके दोनों के बीच का है। नेक्स्ट इज फिजिक्स इज रिलेटेड टू एवरीथिंग। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिजिक्स सब चीजों से रिलेटेड है। आप जितने भी फिनोमेना दिन में अपने घर में ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं फिजिक्स है। इट इज रिलेटेड टू मैथ्स, मैथ्स में फिजिक्स का रोल है। केमिस्ट्री में आप जितने भी रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, एटॉमिक कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वो सब मैथ्स से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड है। बायो में भाई मेडिकल फील्ड में आप जितने भी आप टेस्ट करा रहे हैं, उनके लिए जो मशीन्स बनी है वो सब फिजिकल फिनोमेनास पे बेस्ड है, फिजिक्स के फिनोमेनास पे बेस्ड है। एस्ट्रोनॉमी, जितना भी एस्ट्रोनॉमी किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी की स्टडी की जाती है, वो सब फिजिक्स और मैथ्स से ही बेस्ड है। तो फिजिक्स इज रिलेटेड टू एवरीथिंग। कंजर्वेशन लॉज, कुछ लॉज आप पढ़ के आए हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा 9th क्लास में। 10th क्लास में शायद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आपको किसी ने बताया हो। तो ये कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो नेचर में कंजर्व है। एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व है, अगर कहीं पर क्रिएट होती है तो वही दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, उस सेंटेंस पे मत जाना जो मैंने बोल दिया, एनर्जी क्रिएट होती है, क्रिएट नहीं होती है। एनर्जी यूटिलाइज होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, वहां फिर दूसरी फॉर्म से तीसरी फॉर्म में। तो एनर्जी का कन्वर्जन चलता रहता है, एनर्जी का क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। इसी तरीके से चार्ज है, मोमेंटम है, ये सब क्वांटिटीज भी कंजर्व रहती हैं। नेक्स्ट इसमें है साइंटिस्ट और देयर डिस्कवरीज।
ये आपका इंटरेस्ट है, आप एक बार पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज की हैं, ये आपके बुक में दी हुई हैं, आप उसकी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में एक मेन टॉपिक और बचता है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, इसको अब डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो नेचर में जितने भी फोर्सेस आप पढ़ते हैं, चाहे फ्रिक्शन फोर्स पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं इन चार फोर्सेस से ही बने हैं, या कह सकते हैं उन सबका बेस ये चार फोर्सेस ही हैं। तो जो नेचर में फोर्सेस हैं उन्हें हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैसे आप ये 11th और 12th क्लास में इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ये सब क्लियर आपको होते चले जाएंगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें हम पढ़ लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आपने पढ़ा था कि कोई भी दो मास होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके बीच जो फोर्स लगता है वो F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के, अगर ये दो मास हैं m1 m2 और इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है G, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये क्या होता है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। ये आपको तब भी बताया गया होगा कि भाई अगर हर मास एक दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर ये दोनों मास आपस में चिपक क्यों नहीं जा रहे, या हम आपस में सब चिपक क्यों नहीं जा रहे, सारी चीजें आपस में चिपक जानी चाहिए। फिर तो वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो जी की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो 10⁻11 है, ये आप बड़े से बड़ा मास भी अर्थ पर लेंगे तो उसे ये उन दोनों के बीच के फोर्स को ये बहुत कम कर देती है, नेग्लिजिबल कर देती है। इसलिए ये फोर्स हमें तब फील नहीं होता जब तक कि एक कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा मास का ना हो। कब फील करते हैं आप ग्रेविटेशनल फोर्स को, सेब के गिरने पर। तो अर्थ, उस केस में क्या हो रहा है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास इस 10⁻11 को ओवरकम कर लेता है और तब वो फोर्स हमें कंसिडरेबल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है क्योंकि यही प्लैनेट्स की मोशन को कंडक्ट करा रहा है, सैटेलाइट की मोशन इसी की वजह से हो रही है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। वीकेस्ट फोर्स है और रेंज बहुत ज्यादा है इसकी, लेकिन दोनों बातें अलग हैं। मैग्नीट्यूड में वीक है, इफेक्ट कम होता है, लेकिन रेंज बहुत ज्यादा है, वो आप समझ ही रहे हैं। अगर प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस, प्लैनेट्स की मोशन इसकी वजह से हो रही है, यानी उनके बीच में तो बहुत लाखों किलोमीटर की डिस्टेंसेस है, तो उनके बीच में ये लग रहा है, तो इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ये आप जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन इनका बता देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है, बेसिकली ये सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स जैसे अभी ये मैंने बनाया था कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है, तो ये सेंट्रल फोर्स होते हैं। और सेंट्रल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव होने का मतलब ये होता है कि मान लिया ये दो पोजीशन है, किसी ऑब्जेक्ट को आपको ए से बी तक लेके आना है, इसके आपके पास कई सारे रास्ते हो सकते हैं। आप ऐसे भी लेके आ सकते हैं, ऐसे भी लेके आ सकते हैं, ऐसे भी लेके आ सकते हैं, थोड़ा और घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। आपको घर से स्कूल जाना है, एक सीधा रास्ता भी है, एक आपको जब टाइम पास करना होता है तो आप घूम के जाते हैं लंबा, तो वो भी एक रास्ता है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जाने में किसी भी पाथ से जाएं, अगर सेम वर्क डन करना पड़ रहा है, तो वहां जो फोर्स इन्वॉल्व हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो ग्रेविटेशन में अगर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ी होगी कि जैसे जैसे हम उसे हाइट पर लेकर जाते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी बढ़ती जाती है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से, या उसका फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल एनर्जी का, mgh, ये तीन दोनों तो चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं किसी एक पॉइंट के लिए, किसी एक जगह के लिए, h ही वेरी करता है। अगर मैं इसे इस तरह से लेकर आऊं तब भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मान लिया ये 2 मीटर है तो mg × 2 होगी। अगर मैं इसे ऐसे घुमा के और फिर यहाँ लेकर आऊं और ये 2 मीटर अब भी आया, तब भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg × 2 होगी। तो ये जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, इसमें सेम वर्क डन करना पड़ रहा है। दिस फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, अभी हमने लिखा ही था, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। और इसका जो फील्ड पार्टिकल है
वो ग्रेविटोन है, यानी जो ये जो मास में अट्रैक्शन माना जा रहा है, वैसे अभी इनकी पूरी डिस्कवरी नहीं हुई है, अभी इन पर बहुत रिसर्च चल रहा है कि दो मास जो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उनमें जो सबसे कहें कि बेसिक, जैसे किसी दीवार का बेसिक ब्रिक होता है, ईंट होता है, ऐसे इनका जो बेसिक पार्टिकल है वो ग्रेविटोन है। ठीक है, कभी ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे। सेकेंड है, पढ़ते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अभी बहुत एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, ज़्यादा इनकी स्टडी हुई भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने रेडियो एक्टिविटी कहीं पढ़ा हो, अभी वैसे आपने पढ़ा नहीं होगा, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी आप 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे, तो फिर भी अगर किसी ने पढ़ा हो तो जो हायर एटॉमिक नंबर के पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, वो अपने आप में से कुछ रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, जिनका नंबर, एटॉमिक नंबर हाई होता है। तो ये 3 तरह के रेडिएशन एमिट करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसमें जो ये बीटा एमिशन है, ये बीटा एमिशन कुछ इस तरह से होता है, इसमें ये माना जाता है कि न्यूट्रॉन ब्रेक होता है 2 चीज़ों में, एक तो बनता है एंटी न्यूट्रिनो और एक बनता है इलेक्ट्रॉन, ही आप कह सकते हैं। बीटा पार्टिकल जो होता है एक इलेक्ट्रॉन की तरह से ही होता है। तो ये जो इनका जो ये जो पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो या बीटा पार्टिकल, ये जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो अलग हो रहे हैं, वो जो फोर्स है, जो इनमें जो फोर्स इन्वॉल्व है, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट के अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, दोनों तरह के फोर्स हो सकते हैं। ये डिस्कवर्ड हुए थे बीटा डीके में, जो अभी मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है। शॉर्ट रेंज है, इनसाइड द एटम लग रहे हैं, एलिमेंट के अंदर, एटम के अंदर लग रहे हैं। आपको पता ही है एटम का साइज बहुत कम होता है, तो अगर उसके अंदर लग रहे हैं तो नेचुरली ये बहुत छोटे होंगे। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? हेयर को, ड्राई हेयर पर स्केल को रब करके छोटे पार्टिकल्स को उठाया है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। किसी भी चीज को जो खींच रहे हैं आप, एक रबिंग से जो फोर्स बन रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस और मैग्नेट्स। मैग्नेट को तो आपने घर पे खेल के भी देखा होगा ना, 2 मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं, मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट कर लेती है, तो वो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स आते हैं या फ्रिक्शन फोर्स आता है, फ्रिक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही एग्जांपल है। टेंशन है स्प्रिंग में या वायर में, एक सिंपल वायर में टेंशन है, वायर को आपने खींचा तो फिर वो वापस अपनी पोजीशन में जाना चाहता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहे हैं, वो उन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ। जब आप उन्हें उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ज्यादा खींच रहे हैं, या स्प्रिंग को आप दबा दें तब भी वो वापस अपनी शेप में आना चाहता है, आपने मॉलिक्यूल्स को पास लेकर आ गए तो वो आपस में रिपेल कर रहे हैं। तो इसलिए ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। ये ह्यूज रेंज है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही बड़ी रेंज वाला फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रांग है, ये 10 पावर 36 टाइम्स स्ट्रांग है। ये भी कंजर्वेटिव है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो करते हैं लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। इनका जो फील्ड पार्टिकल है वो फोटोन है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कौन से हैं? अभी आपने मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी फोर्स बिटवीन चार्जेस, तो आपने पढ़ा ही होगा या सुना होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। अब आप जरा एक चीज इमेजिन करिए, ये एटम है, एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगर कोई ऐसा एटम ले जिसमें 2 से ज्यादा न्यूट्रॉन है, वो दोनों न्यूट्रॉन उस छोटी सी जगह में अगर पास रह रहे हैं, उन दोनों न्यूट्रॉन को क्या करना चाहिए? एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, जो कि बहुत स्ट्रांग है। अगर वो तब भी उस न्यूक्लियस के अंदर एक साथ रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई? आप स्प्रिंग ये चीज खींच रहे, इसे मैं खींच रहा हूं और तब भी ये इसे कोई दूसरी चीज जब तक नहीं खींचेगी तब तक तो मैं इसे आराम से खींच लूंगा। अगर मैं इसे नहीं खींच पा रहा हूं, इसका मतलब अगर मैं इन्हें फेविकोल से चिपका दूं तब मैं इन्हें नहीं खींच पाऊंगा, तो वो क्या हुआ? एक दूसरा फोर्स वहां पर आ गया जो मेरे फोर्स से स्ट्रांग है। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूट्रॉन एक साथ रह रहे हैं, इसका मतलब कोई दूसरा फोर्स वहां पर है जो उन दोनों को
एक साथ रखे हुए हैं। तो वो जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बिटवीन इनसाइड द न्यूक्लियस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट रेंज। ये न्यूक्लियस के अंदर है, ये एटम के अंदर भी नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर है। एटम बहुत बड़ा होता है इन कंपेयर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज तो आप अगर इमेजिन करें तो न्यूक्लियस अगर आप एक टेनिस बॉल के बराबर लेंगे तो पूरे अर्थ के बराबर एटम बन जाएगा, इतना साइज होता है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के अंदर है ये। तो दीज आर द शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स। इनकी जो स्ट्रॉन्ग है ये आप इससे पता कर सकते हैं, 10 पावर 38 टाइम्स है ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये नॉन कंजर्वेटिव हैं, इनमें कंजर्वेटिव फोर्स फॉलो नहीं होता, कंजर्वेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। एंड दे डोंट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ये फॉलो नहीं करते हैं। इनका जो फील्ड पार्टिकल फाइंड किया गया है वो है पाई मैसन। तो ये हमने पढ़ा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इस पूरी वीडियो में मैंने आपको इस फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का जितना भी आपके एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन है, मुझे लगता है आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इसी को आप वीडियो को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसी से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। एग्जाम में भी आपको मुझे नहीं लगता इससे अलग कुछ मिलने वाला है। इनमें से ही आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फील्ड पार्टिकल क्या है या इनकी रेंजेस क्या है, इनमें क्या रेशो होते हैं, तो वो आप इन सब से कर सकते हैं इजिली। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आई होप कि आप इसका रेस्पॉन्स जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में, जिससे आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए प्रिपेयर कर सकूं। दिस विल गिव मी अ मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपके पास लेटेस्ट पहुंचे, और वीडियो को लाइक करिए सब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जो भी 11th क्लास में आए हैं या 12th क्लास की लेक्चर सीरीज चल ही रही है उन सबके साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द श्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्लासेस।